मैंने कल आपको वज्र गुणन विधि के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया और उसके साथ मैंने एक उदाहरण भी दिया। मेरे ख्याल से अब आप लोग वज्र गुणन विधि से सवाल को हल करना समझ गए होंगे। अब रही बात सीखने की, तो वज्र गुणन विधि से संबंधित मैं अगले बहुत सारे सवाल को मैं जो चैप्टर्स में दिया गया है उसका हल करवाऊंगा और आप धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा और धीरे धीरे आप जो है जिस तरह से समझ गए हैं उस तरह से आप सीख भी जाइएगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आते हैं सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सवाल जो आप लोगों के सामने दिख रहा है बोर्ड पे कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपके पास दो समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, एक चीज आप और समझ जाइए इस सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज जानना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। रैखिक समीकरण को जब हम हल करते हैं, ठीक है, और उसमें भी जो विधि वज्र गुणन विधि के हिसाब से, तो इसमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें तीन चीज होते हैं। एक होता है किसी भी रैखिक समीकरण में जब उसको हम हल करते हैं तो इसमें होता क्या है कि या तो उसके अद्वितीय हल होंगे या फिर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या फिर उसके कोई हल नहीं है। इस सब के पीछे क्या है और कैसे है ये सबसे आप दिक्कत में ना रहें, मैं इसे अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा अभी, तो आप आराम से इन चीजों को समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कोई हल नहीं, ये अपरिमित रूप से अनेक हल और अद्वितीय हल, इसमें होता क्या है। ठीक है, जब भी इस सवाल में देखिए, इस सवाल को सबसे पहले हम देखते हैं। इस सवाल में आपको हमें ज्ञात करना है A1, ठीक है, फिर A2, फिर B1, B2, C1, C2। ये क्या होता है और ये इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो समीकरण है, ठीक है, ये दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो समीकरण है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण के युग्म बोला जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये जब भी हल होंगे तो जोड़े में हल होंगे, क्योंकि किसी भी एक रैखिक समीकरण, जैसे इसमें दो समीकरण है, किसी भी एक रैखिक समीकरण के कोई एक हल नहीं हो सकते हैं, उसके बहुत सारे हल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो समीकरण आ जाता है तो दोनों को हम साथ मिलकर के हल करते हैं और उसमें क्या होता है कि अद्वितीय हल अर्थात किसी एक हल का निकलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि A1 क्या होता है। देखिए इसमें देखिए x के साथ हमेशा गुणों में एक लगा होता है जिसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए y लिखा हुआ, y के साथ 3 है, 3 और y, इसका मतलब है 3 गुना y। ठीक है, 9y, इसका मतलब है 9 गुना y, 3x, इसका मतलब है 3 गुना x। ठीक है, ये सब जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक अगर हो तो एक को नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पे ओनली x लिख दिया गया है, केवल x लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ भी एक है और एक को कभी लिखा नहीं जाता। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो एक x है अर्थात 1 गुना x, और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं अर्थात गुना के रूप में होता है उसको जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। A1 वही हुआ, A1 का यहाँ वैल्यू 1 है। ठीक है, A2 मतलब समीकरण 2 का कह रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये इसके साथ जो है ये 3 है, और यहाँ पे B1 फिर A1 1 1 ये समीकरण 1 को दिखाता है और 2 2 2 ये समीकरण 2 को दिखाता है। तो
B1 जो है ये 3 है, लेकिन इसके साथ हम चिन्ह को, साइन को लेना नहीं भूलेंगे। -3 होगा, -3 कहेंगे इसको। ये कितना है? -3। और C1 कितना है? -3। इसी तरह B2 कितना है? -9। और C2 कितना है? तो -2। ठीक है। अब आप ये समझ गए कि A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 ये क्या है, और इसका इस्तेमाल अब कैसे होगा। हम सवाल में देखते हैं कि कहता है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3 चीज कह रहा है, ठीक है। तो 3 चीज, और उसके बाद कहता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, कहने का मतलब है कि अगर अद्वितीय हल हो तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम ये तो निकाल लें कि अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर है तो उसे हमें निकालना है। ठीक है, अद्वितीय हल को कैसे हम पहचान करेंगे कि किसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और किसके हल नहीं होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके 3 शर्त होते हैं, 3 कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है ये देख लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये होता है कि यदि A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 सही था, नोट इज इक्वल टू B1 B2। ठीक है, अगर हम A1 और A2 को निकालेंगे, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 को निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल टू नहीं हो, बराबर नहीं हो, ठीक है, तब इसके जो होते हैं, ठीक है, इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका अद्वितीय, एक के अलावे दूसरा ना हो। ठीक है, जिसका केवल एक हल हो तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कंडीशन है इसका। दूसरा है कि यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अगर हम A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 निकालते हैं और अगर तीनों बराबर हो जाता है तो इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, और बहुत सारे हल होंगे तो किसको निकालेंगे, किसको छोड़ेंगे। इसीलिए ऐसे सवाल में हल निकालने के लिए कहता ही नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं क्या कंडीशन है। तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नोट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसके जो है कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते। ठीक है, इसके कोई हल नहीं। ये 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन पे हम सवाल को देखते हैं, उसको परखते हैं, और परखने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से हम सवाल को आगे हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, और अब हम इन्हीं तीनों कंडीशन पे ऊपर वाले सवाल को परखेंगे कि ये जो है किस कैटेगरी में है, इसका कोई हल है भी या नहीं है। ठीक है, इन सारी चीजों को परखेंगे और तब जाकर के हम सवाल को वज्रगुणन विधि जो कि आप सीख चुके हैं उसके हिसाब से हम हल करेंगे। ठीक है।